तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। लेकिन इसके पहले हमने किन किन टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, एक एक पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उन सभी को थोड़ा सा जानते हैं, उनको रिकैपिटुलेट। हमने बात किया था फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में, जिसको उसने कहा था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसके बाद हमने फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा और फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू आइडिया ऑफ नेशन की जो आइडियोलॉजी थी ऑल ओवर द यूरोप में कैसे इमर्ज होती है, कैसे उसका स्प्रेड आउट हमें देखने को मिलता है। जिसमें हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा और फुल फ्रेंच आर्मी के बारे में पढ़ा, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी को ऑल ओवर द यूरोप में नेशनलिज्म की सेंटिमेंट को या नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को कैसे पूरे यूरोप में स्प्रेड आउट किया, इन पॉइंट्स को देखा। फिर हमने उसके थ्रू द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे होता है, इसको हमने जाना। और उसके बाद द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। और इसकी अगर बात करें तो ये वो समय था जब वियना कांग्रेस में मीटिंग आपकी होती है वियना में, और इसके थ्रू जितने भी चेंजेस को नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस कराया था ऑल ओवर द यूरोप में, उसको अंडो कर दिया जाता है, क्योंकि एक नया कंजर्वेटिज्म रिजीम स्टेब्लिश हो चुका था ऑल ओवर द यूरोप में, क्योंकि नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हार चुका था। ये कहानी हमने देख लिया। और फिर इसके बाद हमने रिवोल्यूशनरीज के बारे में देखा, गुज़िपी मैज़ेनी के बारे में देखा, और फिर फाइनली अब इस समय हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है वो है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1813 टू 1848, 1830 टू 1848। इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसमें कि सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को देख लिया है कि कैसे एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। फ्रांस में आपका 1830 की बात करें तो 1815 टू 1830, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे कंजर्वेटिव रिजीम स्टेब्लिश हो चुका था फ्रांस में। लेकिन 1830 में फर्स्ट अपहीवल फ्रांस में फिर से देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू वहाँ के जो राजा थे लुई फिलिप, कौन थे? लुई फिलिप, उनको फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर से मतलब अभी वो क्या थे? मोनार्की थे, लेकिन अब उनको वहाँ के रिवोल्यूशनरीज के द्वारा लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा या लिबरलिज्म आइडियोलॉजी वाले व्यक्तियों के द्वारा उनको कन्वर्ट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में 1830s में उनको स्टेब्लिश कर दिया जाता है। लेकिन जो ही फ्रांस ये एक्टिविटी करता है तो ऑल ओवर द यूरोप में इसकी स्पार्किंग देखने को मिल जाती है। इसलिए ऑस्ट्रिया का चांसलर कहता है फ्रांस के बारे में, व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। थर्ड टोंट फॉर्म में है, लेकिन मतलब व्यंग्यात्मक रूप से कहा जाता है कि जब फ्रांस कोई एक्टिविटी करता है तो उसको फॉलो पूरा यूरोप करना शुरू कर देता है। तो जब फ्रांस में अपहीवल हो चुका है तो उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द यूरोप में, जिसमें कि बेल्जियम सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से खुद को क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। उसके कुछ ही दिनों के बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें कि हम लोग जानते हैं ग्रीस को इंडिपेंडेंट कराने के लिए तमाम जो देश हैं अपना सहयोग करते हैं। फाइनली ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अंतर्गत हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनल फीलिंग। इसमें हमको क्या पढ़ना है, क्या जानना है, उसको हम लोग जानते हैं। बात करें अगर टॉपिक की, तो इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ ऐसी सेंटिमेंटल आइडियोलॉजी को स्प्रेड आउट करने का प्रयास करेगा कि उनके माध्यम से भी, यानी कि भावनात्मक रूप से भी अगर लोगों को जोड़ा जाए, देश के प्रति उनको जागरूक किया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ युद्ध से, सिर्फ वार से, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही आप जो है नेशनलिस्ट फीलिंग को जो है डेवलप कर सकते हैं, बल्कि इमोशन के माध्यम से भी आप देश के लोगों को एकजुट कर सकते हैं, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप कर सकते हैं, राष्ट्रवादी भावनाओं को उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो सारे टॉपिक्स क्या है, एक बार देखते हैं उन सभी एस्पेक्ट को। Because the development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion। यही बातें कही जा रही है कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद का जो विकास है, वो हमेशा डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, हमेशा युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं आता है। यानी अगर आपको कहा जाता है कि देखिए राष्ट्रवादी भावना के बारे में बात की जाए तो वो सब हमेशा युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार जैसी चीज़ों से ही नहीं आता है, बल्कि द कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर मतलब संस्कृति, सभ्यता भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। यानी राष्ट्र के विचार को, राष्ट्रवादी विचारधाराओं को
लोगों के अंदर डेवलप करने के लिए सिर्फ वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही काम नहीं करता है, बल्कि कल्चर आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। संस्कृति हमेशा भी अपने आप में खुद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। जैसे कि आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप्ड नेशनलिस्ट फीलिंग। ये क्या करती है, चाहे आर्ट हो, पोएट्री हो या आपका स्टोरीज हो, म्यूजिक हो, ये आल्सो हेल्प करती है एक्सप्रेस करने में, किस चीज़ को एक्सप्रेस करने में और शेप करने में, किस चीज़ को, नेशनलिस्ट फीलिंग को, राष्ट्रवादी विचारों को। यानी कि हम ये इस बात पे जोर दिया जा रहा है इस टॉपिक में कि हमेशा वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा नहीं होती हैं, बल्कि यानी क्रांति से ही हमेशा देश आज़ाद नहीं होता है। देश में जो है लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं पैदा होती, बल्कि कल्चर आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर क्रिएटिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग टू द एमंग द सिटीजन्स। यानी लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक के थ्रू भी हम लोग राष्ट्रवादी भावनाओं को शेप दे सकते हैं, राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि हम लोग एक नए टॉपिक को जानने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है रोमांटिसिज्म। क्या है, रोमांटिसिज्म। अभी रोमांटिसिज्म क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वच्छंदतावाद, प्राकृतवाद, इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा आइडियोलॉजी, एक ऐसी चीज जिसके थ्रू हम लोग नेशनलिस्ट, स्पेशल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने वाले हैं। और वो चीज क्या है, थोड़ा सा उसको हम लोग देखते हैं। इसमें बात करेंगे रोमांटिसिज्म की, तो पावर, पैशन, पोइट्री, इन सब चीजों को बेसिस माना जाएगा देश का। यानी राष्ट्र का जो आधार है वो पावर, पैशन और पोइट्री को माना जाएगा। कैसे कैसे टॉपिक है, एक बार उसको हम लोग रिकॉल करते हैं। ठीक है, रोमांटिसिज्म आल्सो नोन एज द रोमांटिक मूवमेंट फॉर अ रोमांटिक एरा वाज एन आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ये क्या था, एक आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। क्या है, कोई युद्ध और टेरिटोरियल एक्सपेंशन वाली बातें नहीं है। दैट ओरिजिनेट इन यूरोप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। बात करें 18th सेंचुरी के अंत में, तो एक ऐसा स्पेशल टाइप्स का मूवमेंट स्प्रेड आउट होता है जिसके माध्यम से आपका जो है फोकस किस पे किया जाता है, युद्ध पे नहीं, लड़ाई पे नहीं, क्रांति पे नहीं, बल्कि आर्ट एंड पोएट्री पे, म्यूजिक पे, स्टोरीज पे फोकस किया जाता है। यानी कि ये एक प्रकार का आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था 18वीं सदी में, जब यूरोप में ये हुआ था। मतलब यूरोप में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है जिसका आधार जो है आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल चीजें हुआ करती थी। बात करें रोमांटिसिज्म की, तो रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। प्रकार के विशेष राष्ट्रवादी सेंटिमेंट को डेवलप करने का क्या है, एक कल्चरल मूवमेंट है। क्या है, कल्चरल मूवमेंट है, जिसमें हम लोग राष्ट्रवादी भावनाओं को डेवलप करने के लिए कल्चर का सहायता लेते हैं, कल्चर की हेल्प लेते हैं, सभ्यताओं का हेल्प लेते हैं, संस्कृति की हेल्प लेते हैं, आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, स्टोरीज का हेल्प लेते हैं। तो रोमांटिक आर्टिस्ट की बात करें, पोएट्स की बात करें, तो हमेशा वो जनरली क्रिटिसाइज करते थे द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस। वो रीजन्स और साइंस की ग्लोरिफिकेशन को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। अब ये इनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, किसकी, रोमांटिसिस्ट आर्टिस्ट की, रोमांटिस्ट लोगों की। अब आपको समझना पड़ेगा आप क्या पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं रोमांटिसिज्म। क्या पढ़ रहे हैं, रोमांटिसिज्म। रोमांटिक इमेजिनेशन के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने की बातें चल रही है। अब ये क्या है, हम इसको जान लिया। ये एक आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। इसमें जो है फोकस ये रहता है किस पे, इसमें किसी फोकस रहता है एक मतलब क्या बोल सकते हैं, इसमें फोकस होता है आर्ट पे और पोएट्री पे। क्या होता है, आर्ट और पोएट्री पे। और जितने भी साइंस, रीजन जैसी चीजें हैं, तर्क विज्ञान जिसको हम बोल सकते हैं, हम किसी चीज को लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं कसेंगे, बल्कि हम लोग उसको इमोशनली सोचेंगे। हम साइंस के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज करेंगे। हम मतलब जो रोमांटिसिस्ट लोग हैं वो साइंस के ग्लोरिफिकेशन को, तार्किक चीज़ों को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और फोकस करते हैं क्या बोल सकते हैं, फोकस करते हैं इमोशन पे, इंट्यूशंस पे, मिस्टिकल फीलिंग्स पे, इन सब चीज़ों को फोकस करते हैं। तो लिखा है रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जो होते हैं वो क्रिटिसाइज करते थे क्या, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस। यानी तार्किक हर चीज़ों को वो नकारते थे और फोकस करने की बात कर रहे हैं उसके स्थान पे किस पे, इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे, अंतर्ज्ञान पे एंड मिस्टिकल फीलिंग और रहस्यमयी भावनाओं पे। अब
देयर इफोर्ट्स की बात करें टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। राष्ट्र के आधार की बात करें तो जो रोमांटिसिस्ट जो आर्टिस्ट थे वो किस पे फोकस कर रहे हैं, क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को, भाई शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, कॉमन कल्चरल पास्ट को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और इन्हीं को वो राष्ट्र का आधार भी मानने की बात कर रहे हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से सोच है रोमांटिसिस्ट आर्टिस्ट की या ऐसे लोगों की जिनके अंदर आइडियोलॉजी है रोमांटिसिज्म की। बात करें ये पिक्चर आप देख रहे हैं तो ये पिक्चर है जोहान गॉटफ्रीड हर्डर की। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर की, इनके द्वारा ये मामला जाता है कि द अदर रोमांटिक सच दैट जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, इनकी बात करें तो ये क्लेम करते हैं दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, जिसको दास वोल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दास वोल्क बोलते हैं। देखिए, दास वोल्क एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है आम जनता। क्या होता है? आम जनता। और एक शब्द आएगा आपका वोकगिस्ट, इसका मतलब है आम जनता की जो है एक प्रकार से बोलो सच्ची भावना बोल सकते हैं, आम जनता की भावना बोल सकते हैं। तो यानी कि रोमांटिस्ट आर्टिस्ट की अगर बात करें जिनका नाम है जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, इनका क्लेम करना है कि ट्रू जर्मन जो कल्चर है वाज टू बी डिस्कवर्ड, उसको डिस्कवर किया जा सकता है, खोजा जा सकता है किसके बीच में? एमंग द कॉमन पीपल। यानी जर्मनी, चूंकि हम जानते हैं कि प्रशियन एम्पायर में एग्जिस्ट किया करता था, एक फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री, एक फिक्स्ड टेरिटरी नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन जो लैंग्वेज थी, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे, जो उनका जो कल्चर था, वो उनको एकजुट बनाता था, चले चाहे वो भले कितने एम्पायर में बटे हों। लेकिन एक ट्रू जर्मन कल्चर की अगर बात करें तो वो किसी टेरिटरी में नहीं, किसी देश में नहीं, बल्कि वहाँ उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी कि जो लोगों का कल्चर है उसमें हम लोग खोज सकते हैं किसको? और ट्रू जर्मन कल्चर को। किसको खोज सकते हैं? ट्रू जर्मन कल्चर को, जिसको बोला गया अमंग द कॉमन पीपल के बीच में, यानी लोगों, आम जनता के बीच में, आम जनता के अंदर हम लोग खोज सकते हैं ट्रू जर्मन कल्चर को, जिसको उन्होंने क्या बोला था? दास वोल्क बोला था। सही। दूसरी बात क्या है? इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस। फोक सॉन्ग यानी लोकगीत, फोक पोएट्री लोक काव्य इसको बोलते हैं, एंड फोक डांस यानी लोक नृत्य इसको बोलते हैं, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। ये क्या होने चाहिए? क्या होते हैं? ट्रू स्पिरिट होते हैं एक नेशन की, राष्ट्र की एक सच्ची भावनाएं होती हैं, ट्रू स्पिरिट होती हैं नेशंस की, जिसको क्या बोलता है? वोक गीत, सच्ची भावना होती है। क्या होती है? सच्ची भावना होती है। और ये चीज क्या है? वाज पॉपुलराइज। यानी कि जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ने क्लेम किया कि अ ट्रू जर्मन कल्चर वो वहाँ के देश में नहीं, क्योंकि देश ऑलरेडी वो कई एम्पायर में बटा हुआ था, प्रशियन एम्पायर के अंदर एग्जिस्ट होता था, तो वो किसी टेरिटरी में नहीं, किसी जो है देश में नहीं, बल्कि जर्मनी के लोगों के अंदर, यानी आम जनता जो वहाँ की रहती है उसके अंदर ट्रू जर्मन कल्चर है। और उसको वो किसके थ्रू? फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री और फोक डांस के थ्रू क्या करते थे? अभिव्यक्त करते थे और उसको बताते थे कि ये ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन है। ये क्या? ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन है, सच्ची भावना है, वो गिस्ट है। और ये चीज़ काफ़ी पॉपुलर भी थी। तो collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project for a nation building। और वो कहते भी थे कि इनको कलेक्ट करना, इनको संरक्षित करना कहीं ना कहीं क्या आवश्यक है फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए इन सब चीज़ों का है। किसको? फोक कल्चर की जो बात कर रहा है, जो लोक संस्कृति है उसका रिकॉर्डिंग, उसका जो है क्या बोल सकते हैं, उसका संरक्षण, उसको सुरक्षित रखना, उसको कलेक्ट करना, ये कहीं कहीं राष्ट्र निर्माण का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। यानी किसी समाज की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है किसी देश की, किसी समाज की, वो वहाँ के लोगों के अंदर एग्जिस्ट करती है, आम जनता के अंदर एग्जिस्ट करती है। और उसको हम लोग फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री और फोक डांसेस के थ्रू देख सकते हैं उस सच्ची भावना को। और ये कहीं ना कहीं देश निर्माण में, ये कहीं ना कहीं देश निर्माण वाले प्रोजेक्ट में एक इसेंशियल पार्ट होता है। क्या? फोक कल्चर। क्या? फोक कल्चर क्या होता है? एक इसेंशियल पार्ट होता है, इसलिए उसको कलेक्ट करना, उसको रिकॉर्ड करना एक जरूरी और आवश्यक चीज़ें बन जाती हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करें तो लिखा है कि द एम्फेसाइज on vernacular language and the collecting of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। ये उसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट कहा जा रहा है कि जैसे समझिए हम बोल सकते हैं कि
जनता जो है किसी भी समाज की, किसी भी देश की जनता की बात करें, हो सकता है वो पढ़ने लिखने में असमर्थ हो, वो किसी चीज़ को समझने में असमर्थ हो, उतनी लिटरेट न हो, लेकिन आप लोक नृत्यों के माध्यम से जो लोक संस्कृति है इसके थ्रू आप इलिटरेट व्यक्ति को भी या उस ऐसे व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा न हो उसको भी देश भावना में डुबो सकते हैं, देश के प्रति नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं थ्रू फोक सॉन्ग, फोकलोर, फोक डांस, इन सब चीज़ों के माध्यम से आप उसके अंदर भी राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या कर सकते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति के अंदर भी राष्ट्र के प्रति सच्ची भावना को इन सभी चीज़ों के माध्यम से, यानी रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी के माध्यम से उसके अंदर भी आप राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। हमेशा क्रांति, वार, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू ही आप सबके अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर सकते, बल्कि रोमांटिक इमेजिनेशन के माध्यम से भी आप लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो द एम्फेसाइज एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर द एंशिएंट कल्चर। कह रहा है कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो मातृभाषाएं हम बोलते हैं, और जो कलेक्शन ऑफ लोकल फोक, जो स्थानीय फोकलोर है, जो गीत है, लोकगीत जिसको हम बोलते हैं, उसको रिकवर करना ये नहीं है कि सिर्फ वो एंशिएंट स्पिरिट को, एंशिएंट जो प्राचीन राष्ट्रीय जो भावनाएं उसको रिकवर करना है, बल्कि आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, बल्कि इस चीज को अगर हम कर लेते हैं तो वो इस चीज को कैरी करता है। किस चीज को कैरी करता है? टू अ मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को, वो भी किस तक? लार्ज ऑडियंस तक, एक बड़ी संख्या में लोगों तक जो कि क्या है, वर मोस्टली इलिटरेट। कह रहा है कि सिर्फ आपका कलेक्शन ऑफ जो लोकल फोकलोर है वो सिर्फ ये नहीं है कि स्थानीय लोक नृत्यों को, लोक संस्कृति को आप अगर आप कलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ राष्ट्रीय प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को आप सिर्फ कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि अगर आप प्राचीन सभ्यताओं को, प्राचीन संस्कृति के साथ आप चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को, आधुनिक राष्ट्रवादी संदेशों को एक बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक भी। जैसे कि दिस वाज स्पेशली, अगर बात करें पोलैंड की घटना है, इसमें थोड़ा सा जोर दे रहा है, इसके बाद भी टॉपिक में उसी पे बात होगी। तो दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, जैसे हमें पोलैंड के केस में देखने को मिलता है, विच हैड बीन पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रसिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। राष्ट्रवादी भावनाओं को डेवलप करने में लैंग्वेज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है। और कहने का मतलब ये है कि जैसे पोलैंड की बात करें तो जो उस वक्त आपका एक नेशन के रूप में डेवलप नहीं था लेकिन वो बटा हुआ था, उसको ग्रेट पावर ने क्या किया था, उसका पार्टीशंस कर दिया था। और ग्रेट पावर कौन कौन सी थी? आपके रसिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। 18th सेंचुरी की बात करें तो एंड ऑफ 18th सेंचुरी में इसको बांट दिया गया था, किसके द्वारा? ग्रेट पावर के द्वारा। इवन थ्रू पोलैंड टू नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह एग्जिस्ट नहीं करता था। कौन? पोलैंड, जो देश वर्तमान में हम लोग देखते हैं, वो उस वक्त एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि उसके क्षेत्रों को हम लोग भी जस्ट पढ़े थे। पोलैंड जो है रसिया को, पोलैंड का कुछ पार्ट जो है रसिया को दे दिया गया था, क्योंकि नेपोलियन ने पोलैंड को जीत लिया था। लेकिन जब नेपोलियन हार जाता है तो जिन जिन क्षेत्रों को उसने कन्फर किया था उन सभी को इन कंजर्वेटिव रिजिम के द्वारा वापस में बांट लिया जाता है। तो पोलैंड भले एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन फिर भी सिर्फ वहाँ की भाषा ने, वहाँ के आम लोगों के अंदर जो भाषा थी वो उस राष्ट्र को जिंदा रखी थी, उस राष्ट्र भावनाओं को क्या रखी थी? जिंदा रखी थी। तो वही बातें कर रहा है, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। पोलैंड जो है इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह एग्जिस्ट नहीं किया करता था। नेशनलिस्ट फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज, जबकि उसका कोई टेरिटोरियल बॉर्डर हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जो म्यूजिक थी, जो लैंग्वेज थी, जो पोलिश भाषा थी, वो लोगों के अंदर थी, वो जिंदा थी, जिसकी वजह से राष्ट्र भी जिंदा था। यानी कि राष्ट्र जो है वहाँ के फोक कल्चर के अंदर एग्जिस्ट किया करता है, जिसको दास वोल्क और वोगिस्ट हम लोग बोलते हैं। यानी कि नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी वो जिंदा थी थ्रू म्यूजिक और लैंग्वेज, जबकि कोई एक आपका टेरिटरीज, इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो नहीं था, लेकिन फिर भी म्यूजिक के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से पोलिश कल्चर क्या था? एलाइव था लोगों के दिमाग में, तो ये हमने थोड़ा देख लिया पोलैंड के बारे में। एक आपके और फिलोसफर हैं कैरोल कुरपिंस्की। क्या है? कैरोल कुरपिंस्की। इनके बारे में थोड़ा सा कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द
नेशनलिस्ट स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरास एंड म्यूजिक। ये अपने राष्ट्रीय संघर्ष को एक्सप्रेस करते थे किसके थ्रू? म्यूजिक और ओपेरा के माध्यम से, ओपेरा और म्यूजिक के माध्यम से। टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलोनेज एंड मजूरका इनटू द नेशनलिस्ट सिंबल। ये अपने आंदोलन में या राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय संघर्ष करते समय ये नेशनलिस्ट सिंबल के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपने जिसे पोलोनेज और मजूरका ये नृत्य हैं इसको वो व्यक्त करते थे, क्योंकि ये क्या सेलिब्रेट करते थे नेशनल स्ट्रगल को किसके माध्यम से? ओपेरा और म्यूजिक के माध्यम से, ओपेरा और म्यूजिक के माध्यम से। टर्निंग फोक डांस लाइक दैट पोलोनेज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल, यानी जो उनका नृत्य था मजूरका और पोलोनेज, इनको उन्होंने टर्न कर दिया फोक डांस के रूप में, और इसको उन्होंने यूज किया किसने? कैरोल कोरपिंस्की ने नेशनलिस्ट सिंबल के रूप में। किसके रूप में? नेशनलिस्ट सिंबल के रूप में। यानी आप समझ पा रहे होंगे टॉपिक क्या चल रहा है। टॉपिक में चल रहा है कि म्यूजिक, आर्ट, पोइट्री, इस पे जोर दिया रहा है कि इनके माध्यम से भी आप राष्ट्रीय भावनाओं को क्या कर सकते हैं? जिंदा कर सकते हैं, राष्ट्रीय भावनाओं को पैदा कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हो गया। इसके बाद लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो हम लोग जान चुके हैं कि राष्ट्रवादी भावनाओं को डेवलप करने में आपकी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि रशिया जो करता है ऑक्यूपेशंस किस पे? पोलैंड पे। हम लोग जानते हैं आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन पोलैंड के हिस्से को कुछ कोई लेता है, कोई लेता है, कुछ कोई मतलब पोलैंड जो है एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो कल्चर थे, जो लैंग्वेज थी, जो वहाँ की संस्कृत और सभ्यता थी, भाषा थी, म्यूजिक थी, डांस था, इनके माध्यम से पोलिश जो कल्चर था उन लोगों के अंदर जिंदा था। ये बातें कही जा रही हैं कि The Polish language was forced out of school and Russian language was imposed everywhere। जानते हैं कि जो क्षेत्र पे पोलैंड के जिस क्षेत्र पे रशिया का कब्जा हो गया था, वहाँ के क्षेत्रों में जो है उस पोलिश लैंग्वेज को क्या कर दिया गया था? फोर्स्ड आउट, उसको बाहर कर दिया गया था स्कूल में। मतलब लोग अब पढ़ेंगे किस भाषा को? रशियन लैंग्वेज को। किस लैंग्वेज को? रशियन लैंग्वेज को। और ये कहा भी जा रहा है कि रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर, चारों तरफ क्या कर दिया गया? रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया। एंड 1831 की बात करें तो एन आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वार अल्टीमेटली क्रस्ड। हम जानते हैं 1831 में यानी 1831 में एक जो है सैन्य रिबेलियन मतलब विद्रोह भी हुआ था, लेकिन उसको रसिया ने पूरी तरीके से क्या कर दिया? क्रश कर दिया, कुचल दिया। लेकिन फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। लोगों ने हथियार सशस्त्र विद्रोह करने का प्रयास किया, लेकिन रसिया ने उसको कुचल दिया। लेकिन उसके बाद की बात करें तो बहुत सारे क्लर्जी हम लोग जानते हैं क्लर्जी किसे कहते हैं? जो चर्च के पादरी हैं इन लोगों को बोला जाता है क्लर्जी। उन्होंने पोलैंड लैंग्वेज को यानी पोलैंड की जो लैंग्वेज थी, पोलैंड यानी पोलिश जो लैंग्वेज थी, उसको एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस यानी राष्ट्र के लिए जो विरोध के रूप में उन्होंने पोलिश लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया। कि हम देखिए रशिया का कब्जा हो गया पोलैंड पे, अब वो क्या कर रही है? उस पर रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर रही है, और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर रही है। अब जितने लोग कुछ लोग विद्रोह करने का प्रयास किए तो उसको दबा दिया गया, कुचल दिया गया, उस विद्रोह को कुचल दिया गया रशिया के द्वारा। इसके बाद की बात करें तो जो क्लर्जी कम्युनिटी थी उसने जो है विरोध के रूप में अब हथियार नहीं बल्कि लैंग्वेज का यूज करना, पोलिश लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया। तो यानी लैंग्वेज आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। इसको डेवलप करने में लैंग्वेज भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि पोलिश वाज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब सभी प्रकार की चर्च में गैदरिंग अगर होती थी, कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें पोलिश लैंग्वेज का यूज उनके द्वारा होना शुरू हो गया। आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कोई धार्मिक संदेश देने हैं तो भी पोलिश लैंग्वेज का यूज होने लगा। और जब ऐसा किया जाने लगा तो एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशोप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाई रशियन अथॉरिटी एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल प्रीच इन द रशियन। मतलब रशियन लैंग्वेज में न बोलकर वो पोलिश लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि एक बड़ी संख्या में जो प्रीस्ट थे, जो बिशप्स थे यानी कि जो फादर थे, चर्च के जो होते हेड, आपको क्या बोल सकते हैं? चर्च के जो पुजारी बोल सकते हैं, उन लोगों को क्या जेल में डाल दिया गया, साइबेरिया उनको भेज दिया गया। और ये सब काम किसके द्वारा हो रहा था? रशियन अथॉरिटी के द्वारा उनको उनके ऊपर दंडात्मक कार्य। जब वो भाषाओं का पोलिश लैंग्वेज का यूज करने लगे, उस भाषा में बातें करने लगे, गैदरिंग करने लगे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने लगे, तो रशियन अथॉरिटी के द्वारा उनको जेल भेज दिया गया और साथ ही साथ
पनिशमेंट उनको दिया जाने लगा, साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था प्रीच इन द रशियन, कि भाई हम किसी भी तरीके से रशियन लैंग्वेज में प्रेसिंग नहीं करेंगे। ये बातें देख रही, मतलब लैंग्वेज आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। So the use of police come to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि पुलिस का जो शब्द है, यानी पोलैंड की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसने क्या किया, सिंबल उसको देखा गया सिंबल ऑफ स्ट्रगल, यानी संघर्ष के रूप में, संघर्ष के प्रतीक के रूप में वहाँ की लैंग्वेज को देखा गया रशियन डोमिनेंस के खिलाफ, यानी रशियन डोमिनेंस के खिलाफ पोलिश लैंग्वेज को कहीं ना कहीं सिंबल के, स्ट्रगल के सिंबल के रूप में देखा जाने लगा। यानी कि हम लोग समझ चुके हैं रोमांटिसिज्म जैसे एक छोटे से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हमने टू द पॉइंट डिस्कशन किया। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि हमेशा जो है नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है हमेशा वार्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आती है, यानी क्रांति से ही हमेशा नहीं आती है, बल्कि कल्चर आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्रिएटिंग अ नेशनलिस्ट फीलिंग अमंगेस्ट द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। यानी उस कंट्री में जो संस्कृति होती है, जो विरासत होती है, जो लैंग्वेज होती है, जो म्यूजिक होती है, आर्ट होती है, पोइट्री होती है, जो डांस होती है, वो अपने आप में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर क्रिएटिंग द सेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। यानी इस चीज पे जोर दिया गया, जिसपे कि दो फिलोसफर का हमने नाम देखा, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर और कैरोल कुरपिंस्की। इनके बारे में देखा, इन्होंने कैसे ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया, अपने नेशनल स्ट्रगल में अपने नृत्यों का यूज किया, म्यूजिक का यूज किया। ये हमने देखा। पोलैंड के केस को देखा कि पोलैंड को अधिग्रहित कर दिया गया था, कॉन्क्वायर कर दिया गया था ग्रेट पावर के द्वारा, और फिर भी लैंग्वेज के थ्रू पोलैंड में इसका विरोध किया जाने लगा, इसके बारे में बातें चल रही थी। यानी कि लोगों पे कब्जा कर लिया गया, सशस्त्र विद्रोह किया गया, उसको भी दबा दिया गया। लेकिन जब लोग भाषाओं को अपने स्ट्रगल के सिंबल के रूप में यूज करने लगे तो वो कहीं ना कहीं उनकी यूनिटी का, यूनिफिकेशन का, उनकी जो है एकता, एक होने का भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम या राष्ट्रवादी भावना को डेवलप करने का एक साधन बन गया। यानी कि कल्चर आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। ये चीजें हम लोग समझ चुके हैं इस पूरे टॉपिक में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसी के साथ ये सेशन हमारा क्या होता है, ओवर होता है, साइन ऑफ होता है, और हम लोग आज के सेशन को हम लोग यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।